रेट लॉ के बाद हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद केमिस्ट्री का मतलब क्या है बेटा? ग्रुप में डालो, बच्चे ज्वाइन करें। तो व्हाइट बोर्ड पर जो आप से लिखते हैं आपको बेटा अवेलेबल हुआ है लिंक, वहां पर ओपन करते ही उसका स्क्रीनशॉट आप डालें, जिससे बच्चे गाइड हो जाएं कि क्लास कैसे ज्वाइन करना है। एक बार फिर से ऐप में एंटर करें बेटा, जहां से भी आपको मिल रहा है उसका स्क्रीनशॉट कोई एक बच्चा डाल दे बेटा। जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे उनको इजिली हेल्प मिल जाएगा। बेटा पीएच सभी बच्चों को समझ में आ गया था? डिसोसिएशन कांस्टेंट सभी बच्चों को समझ में आ गया था? बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। और स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर, विजिबल। चलिए गुड बेटा। वी आर डूइंग रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन आल्सो, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा यहीं पर टीचमेंट पर ही, और यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो जाएगा। अभी एक बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है क्लासरूम, रोहित जरा एक बार देखना बेटा, रिव्यू करना और उनकी हेल्प करो वो भी ज्वाइन कर पाए। ठीक है बेटा, एनरोल हो सके क्लासरूम में जो हमने प्रिपेयर किया। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आप मुझे बताइए जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो आपको क्लियर नजर आ रहा है? इक्विलिब्रियम में हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट कर लिया, एसिड बेस कर लिया है बेटा, राइट बेटा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या स्क्रीन पर आपको ये विजुअल है बेटा पूरा? यस सर। सीधा दिख रहा है बेटा? मिरर इमेज तो नहीं है? नो सर, सीधा दिख रहा है। गुड। तो कॉमन आयन इफेक्ट में देखिए बेटा, ये कुछ नहीं है जो अभी हम ली सैडलर प्रिंसिपल हमने किया है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक आयनिक इक्विलिब्रियम हमने लिया, नजर आया बेटा आपको? इस आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सपोज करिएगा ये हमने आइसोलेटेड किया और इसके अंदर आइसोलेटेड करते ही इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। अब हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। और ग्राफ में देखिए बेटा, ग्राफ में आपको क्या मिला? जो H+ आयन जितने बनने थे उतने बन गए, जितने एसीटेट टूटने थे टूट गए, और यहाँ से आपका इस टाइम से आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। यानी जो भी एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन है, H+ आयन की कंसंट्रेशन है, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है, जो इक्विलिब्रियम पर होनी चाहिए वो हमें मिल रही है। जब कोई इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अटेन है और अब आपने क्या किया, यहाँ पर कोई आयन बाहर से ऐड कर दिया, आपकी चॉइस है किसे ऐड करना चाहते हो आप, H+ आयन को या एसिटेट आयन को, किसी को भी अगर आप ऐड करना चाहते हो। टेल मी द नेम ऑफ एनी वन आयन अमंग दीज टू, बताइए बेटा। H+ आयन। किसे ऐड? H+ आयन को आपने बाहर से डाल दिया है। चलिए, इक्विलिब्रियम पहले से सेटअप था, जैसे ही आपने H+ आयन को डाला तो H+ आयन के ऐड करते ही क्या होगा बेटे, जो नई क्वांटिटी आपने H+ आयन की डाली है दैट हैज टू बी कंज्यूम अप। इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और यहां से अगर मैं बात करूं रेड के साथ, जो ग्रीन जा रहा है वो हमारा H+ आयन था, तो H+ आयन थोड़ा बढ़ा दिया इस मोमेंट आपने।
ये जो ऊपर राइज मिला, ये राइज मिला, ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो जो नया अमाउंट H प्लस आयन का वो डिक्रीज होगा, थोड़ा सा कंज्यूम होगा। अब मुझे बताओ ये जो थोड़ा सा कंज्यूम होगा तो कैसे कंज्यूम होगा, बैकवर्ड जाके या फॉरवर्ड जाके? सर बैकवर्ड। वेरी गुड, यानी बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इन फेवर। अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो क्या ये साथ में थोड़े से पार्टिकल, इस रेड वाले को हमने किसको लिया है बेटा, जो साथ में इक्वल चल रहे थे एसीटेट आयन, क्या उसको भी थोड़ा सा कंज्यूम कर लेगा? और बैकवर्ड जाने पर क्या ये जो प्रोडक्ट था इस मोमेंट ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा? अब देखिए यहां पर नया इक्विलिब्रियम आ गया, ये न्यू इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, जहां पर आपको H प्लस आयन, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन नजर आई बेटा आपको? यस सर। नया सेटअप आपको नजर आया होगा। लेकिन इन वैल्यूज को लेकर जब आप डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे, अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, अभी भी K की वैल्यू आपकी वही आने वाली है। क्या ये बात समझ में आई बात बेटा? यस सर। यस सर। अब देखिए बेटा, यहां पर इसको हमने कॉमन आयन इफेक्ट क्यों कहा? आपने खुद देखा कि अगर हम किसी आयनिक इक्विलिब्रियम को लेते हैं और किसी एक ऐसे आयन को, कॉमन आयन का मतलब मान लीजिए यहां पर आपने डाल दिया, आपने Na+ डाल दिया, तो Na+ का कोई रोल नहीं है, इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कौन करेगा? या तो H प्लस आयन या एसीटेट आयन, कॉमन आयन जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में अवेलेबल है। तो ली सैथलेर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन ली सैथलेर प्रिंसिपल की है, क्योंकि हम किसी भी फैक्टर को अगर चेंज करते हैं जो इक्विलिब्रियम में हमारा सेटअप में इन्वॉल्व है, तो क्या होगा बेटा, जैसे कंसंट्रेशन आप अगर प्रोडक्ट की इंक्रीज कर रहे हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इन फेवर, जिससे जो हमारा इक्विलिब्रियम पर है मिनिमम इफेक्ट पड़े। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है बेटा? जब कभी आयनिक इक्विलिब्रियम होगा और इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व जो आयन है, अगर उनमें से किसी आयन को आप ऐड करते हो, जैसे आपने H प्लस आयन को ऐड किया, तो ऐसा करने से बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। दैट अमाउंट हैज टू बी कंज्यूम अकॉर्डिंग टू, दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। और बैकवर्ड जाने में वो दूसरे आयन्स को भी इन्वॉल्व करेगा, यस और नो? यहां पर अगर आपने सोडियम आयन डाल दिया, लिथियम आयन डाल दिया, मैग्नीशियम आयन डाल दिया, तो इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो ये थे ही नहीं। क्या ये बात समझ में आई? यस क्लियर सर। हुआ नहीं हुआ बच्चों? है ना क्लियर? यस सर। चले आगे। तो कॉमन आयन इफेक्ट बिल्कुल इजी है, आप इसको बेटा लर्न करके रखे, एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है बेटा? और साथ में लिखा जाता है इलस्ट्रेट, लिखा जाता है इलस्ट्रेट करिए विद सुटेबल एग्जांपल। बोलिए बेटा। सर तो फिर ये सोडियम लिथियम वगैरह कहाँ चले जाएंगे, एक्स्ट्रा आयन जो है? वहीं पे रहेंगे, लेकिन उनका इक्विलिब्रियम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सोडियम आयन के आने से बैकवर्ड थोड़े ही चले जाएंगे, बैकवर्ड तो हमारा एसिटेट एसिड है, सोडियम एसिटेट नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? यस सर। कॉमन आयन का मतलब है जो आयन्स इक्विलिब्रियम में, वही आयन्स अगर आप बढ़ाते या घटाते हो तो इक्विलिब्रियम नया सेटअप हो जाएगा एज पर ली सैथलेर प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल, इफ वी ऐड आइदर H प्लस आयन और एसिटेट आयन, द बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस to consume of the extra ion added, common ion added. This effect is called common ion effect. This is an application of ली सैथलेर प्रिंसिपल। यही बात आपको लिखनी है। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? फिर से सुन लीजिए क्या लिखना है। When we consider an ionic equilibrium or we add some ion involved in the equilibrium from the external part to the system, equilibrium system, then backward reaction will take place according to ली सैथलेर principle to consume of the extra added common ion concentration. This is called common ion effect. क्लियर हुआ बेटा? और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वीक एसिड या वीक बेस ही आपको पता है बेटा इन्वॉल्व होते हैं इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर आप अमोनियम आयन ऐड कर दो इसमें या OH माइनस ऐड कर दो, तो आपको कॉमन आयन इफेक्ट देखने को मिलेगा और बैकवर्ड रिएक्शन फेवर कर जाएगी, नया इक्विलिब्रियम सेटअप होगा इसकी तरह जो आपको नजर आ रहा है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? यस सर। गुड बेटा, आगे चलते हैं। अब हमारे पास
यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है, मैं आपको आज बताना चाहता हूं। पहले इस एग्जाम्पल को देखिए बेटा, ये हमारा क्या है। दिस इज H2SO4, दिस इज H2SO4। इसे हम ऑक्सो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सो एसिड कहते हैं। नोट करिएगा, क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड है सल्फर का। इसमें ऑक्सो एसिड क्यों कहा गया? तो क्योंकि आपको पता है H2SO4 अगर आप देखें आयनाइज होगा, वैसे तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 1 बाय 1 अगर आप निकालना चाहें तो 1 बाय 1 के लिए HSO4 पहले एक H+ आयन निकला, फिर HSO4 में से क्या निकला बेटा? अगला H+ आयन निकला और सल्फेट बन गया। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप H+ आयन को निकाल रहे हैं। तो जो H+ आयन रिलीज हो रहा है, क्या वो सल्फर से डायरेक्ट कनेक्टेड है? ध्यान से देखो, जो आयनाइजेबल है, वैसे देखकर हमें लग रहा है कि OH- रिलीज हो जाएगा, OH नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन रिलीज कौन हो रहा है? आयनिक बॉन्ड जो है वो हमारा OH के बीच का है, तो OH हमारा यहां से ब्रेक हुआ और H+ आयन निकल गया। यस और नो? पानी में डालने के बाद इस H2SO4 का जो मैंने स्ट्रक्चर देखा है, इसमें से H+ आयन आपका 1 बाय 1 निकल रहा है। पहले ये बनेगा टेट्राहेड्रल है, फिर ये बन जाएगा O-O-। क्या स्टेप बाय स्टेप आप इसको निकाल रहे हैं बेटा? क्लियर हो रहा है बेटा? यस यस सर। सर। अगर किसी एसिड से H+ आयन निकल जाए तो ये क्या बन गया? तो ये क्या है हमारा? क्या बना है बेटा? ये किसका कॉन्जुगेट बेस बना है? अब अगर आप पहले वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 कह दें और Ka2 कह दें, तो आपको नजर आएगा, ये वैल्यू देखिए बेटा, ऑक्सो एसिड इस तरह के होते हैं। नंबर 1 फिर से सुनिए बेटा, जिनमें जो H+ आयन जो रिलीज होने वाला है एसिड का वाटर में डालने के बाद, वो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से कंबाइन नहीं होता, इट इज कंबाइन थ्रू एन ऑक्सीजन एटम। नजर आया? लेकिन अगर HCl की बात करो तो HCl में डायरेक्ट ये क्लोरीन से कनेक्टेड है। ये ऑक्सो एसिड का एग्जाम्पल नहीं है, ये ऑक्सो का एग्जाम्पल। तो ऑक्सो एग्जाम्पल की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है बेसिसिटी। क्या होती है बेटा? बेसिसिटी सुनकर ही हमें लगता है कि ये तो बेसिक कैरेक्टर है। नहीं, बेसिसिटी का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल कितने H+ आयन देंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो बेसिसिटी यहां पर नजर आ रही है मुझे H2SO4 की, वो 2 नजर आ रही है, क्योंकि वो 2 H+ आयन देंगे। 1 बाय 1 इससे एक H+ आयन निकला, फिर दूसरे से दूसरा H+ आयन निकला। यहां पर ये बात समझ में आई बेटा सिस्टमेटिकली? और अगर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम इस पहले केस में कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, इसको Ka1 कह दें और फिर Ka2 कह दें, तो मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि जो पहले स्टेप में डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Ka2। ऐसा क्या है कि इधर से इधर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। Ka2 का बहुत कम वैल्यू होने का मतलब इक्विलिब्रियम लेफ्ट में है, प्रोडक्ट साइड हमारे बहुत कम बने हैं और रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है। क्लियर बेटा? ऐसा क्या है कि सेकंड H+ आयन निकालना बहुत मुश्किल है। इसका रीजन ये है बेटा कि पहला जब आपने एक H+ आयन निकाल दिया तो ये क्या बन गया है? कॉन्जुगेट बेस। क्या बन गया बेटा? और किसी कॉन्जुगेट बेस से अगर आप H+ आयन निकालोगे तो ये है कॉन्जुगेट बेस, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? किसी कॉन्जुगेट बेस से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, इसलिए जो सेकंड आयनेशन कांस्टेंट है सल्फ्यूरिक एसिड का, दैट इज Ka2। जब हम HSO4- से H+ आयन रिलीज कर रहे हैं, इस H+ आयन को रिलीज कर रहे हैं, तो दिस इज क्वाइट टफ। क्या ये बात समझ में आई बेटा? इसीलिए हमारा सेकंड आयनेशन कांस्टेंट बहुत वीक है। चलिए अब मैं आपको बात बताता हूं H3PO3, PO4 ले लेते हैं। मुझे बताइए क्या ये भी ऑक्सो एसिड है? H3PO3 नजर आया सभी को? यस सर।
कितने H प्लस आयन इसमें है जो रिलीज हो जाएंगे? क्या ये फास्फोरस का ये भी ऑक्सो एसिड है? वेरी गुड, बेसिसिटी 3 है, ट्राई बेसिक है, ऐसे भी कह सकते हो आप, दिस इज ट्राई बेसिक। फास्फोरस का ऑक्सो एसिड है, हमें जो हाइड्रोजन आयन रिलीज होने हैं वो ऑक्सीजन के थ्रू फास्फोरस से जुड़ा है, इसलिए ऑक्सो एसिड है, और 3 H प्लस आयन एक मॉलिक्यूल दे सकता है, बेसिसिटी 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखूं, एक एक कर कर इनको रिलीज करूं, तो देखिए H3PO4 से एक निकला, ध्यान से देखिए बेटा, H2PO4 माइनस प्लस में H प्लस आयन, इसको मैंने कह दिया Ka1। फिर H2PO4 माइनस से एक और निकला, तो HPO4 2 माइनस प्लस में H प्लस आयन, इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट हुआ Ka2। सॉरी अब क्या रह गया बेटा, HPO4 2 माइनस से एक और निकल गया, तो PO4 3 माइनस H प्लस आयन, इसको Ka3 कह दिया। तो क्लियरली Ka3 तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, किसके कंपेयर में, A2 के, और बड़ा कौन होगा सब में, Ka1। क्योंकि एक कॉन्जुगेट बेस से आपने हाइड्रोजन निकाला, अब ये कॉन्जुगेट बेस का फर्दर कॉन्जुगेट बेस है, तो इससे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन निकलना और मुश्किल। क्या ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो ये हमारे कहलाते हैं पॉलीबेसिक एसिड कहलाते हैं, ये ऑक्सो एसिड होते हैं, क्योंकि H प्लस आयन जो रिलीज होगा वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है सेंट्रल एटम से। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? तो ये हमारे नॉर्मल ऑक्सो एसिड की बेसिसिटी के लिए हमने बात की, आपको बताया ट्राई बेसिक, डाई बेसिक, इनके कॉन्सेप्ट हमने दिए। अब मैं आपको नॉर्मल प्रोटोनिक एसिड की बात करता हूं। अब प्रोटोनिक एसिड कौन सा होगा, जैसे वाटर, ये है, वाटर क्या दे रहा है आपको, डायरेक्ट H प्लस आयन दे रहा है, या इसको छोड़िए HCl, HBr, HI, HF, ये क्या है हमारे, क्या देते हैं बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फ्लोरीन के केस में ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम मिलेगा, लेकिन HCl में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है। तो वैसे ही आपको नजर आ रहा होगा कि HF बहुत वीक एसिड है, और जैसे आप नीचे जा रहे हो तो वीक एसिड हमारा HF है, पार्शियल आयनाइज होगा, इक्विलिब्रियम अटेन इसी के केस में होगा, बाकी सब में क्या है बेटा, सभी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो नीचे जाने पर हमारी जो है, ध्यान से देखिए बेटा, HF, HCl, HBr, HI, हैलोजन का साइज बढ़ रहा है। नीचे जाने पर जो हैलोजन 17th ग्रुप है उसका एटम का साइज क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो नीचे जाने पर जो HX बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, यस और नो। और अगर बॉन्ड लेंथ लंबी होती है तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, इसका बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो नीचे जाने पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो नीचे जाने पर एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। वेरी गुड, यानी सबसे जल्दी जो है इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड जो है वो HI है। तो एसिड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो HF तो बहुत पुअर है, वीक में है, राइट। उसके बाद HCl, HBr, आप देखिए HCl एसिड को हम बहुत pH कहते हैं कि बहुत कम है, उसकी जब pH निकाली थी वैल्यू स्ट्रॉन्ग है पूरी तरह, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग HBr होता है, और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, HI। तो ये आपने हैलोजेंस के डाउन द ग्रुप में ट्रेंड देखा। लेकिन अगर कभी हमें एसिडिटी कंपेयर करनी पड़ जाए इनकी, HF से पहले आता है H2O, जब ये वीक है तो ये भी वीक है, तो इनमें K की वैल्यू आएगी। क्या ये बात समझ में आई बेटा? HF से पहले कौन होगा, आपको पता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इसमें आया NH3, इसमें आया मीथेन, और ये आया BH3। तो यहाँ पर अगर आप इनमें भी H प्लस आयन हर एक में रिलीज करना चाहें, सारे के सारे एक तो बहुत वीक है, बहुत वीक है, ये वाले वीकेस्ट, ये काफी ज्यादा वीक है, और नीचे जाने पर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं हमारे। तो वीक एसिड से सबसे सब सारे के सारे, यानी कैसे होंगे, पार्शियली आयनाइजेशन होगा, कंप्लीट नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट अगर क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज हो जाए, तो वो हाइड्रोजन से जो होगा इस बॉन्ड पेयर को जल्दी से ले लेगा और H प्लस आयन जल्दी रिलीज करेगा। तो मुझे बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ किस ऑर्डर में आएगी, BH3 इनमें सबसे पुअर, फिर मीथेन,
फिर NH3, फिर H2O और फिर कौन आया, HF। क्या ये बात समझ में आई बेटा? यानी हमारे Yes, sir. सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर कंपेयर करें लेफ्ट से राइट, अगर पीरियड एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है पीरियड के अंदर, तो हम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, और जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम उनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। जो आसानी से टूटकर रिलीज हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या क्लियर हुआ बेटा सभी को? यस सर। Yes, sir. चलिए आगे चले बेटा। ये हमारी एसिड स्ट्रेंथ हो गई। अब हम सॉल्ट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आपने पढ़े हुए हैं। सॉल्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे, कोई बताएगा? व्हाट आर द सॉल्ट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। आप कहते हैं कि कोई एसिड प्लस बेस रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? सोल्ट प्लस वाटर। अब ये कैसे भी हो, सोल्ट कभी वीक नहीं होते, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लाई करते हैं, यानी ये हो सकते हैं 100% आयोनाइज्ड हो जाते हैं व्हेन एडेड टू वाटर। क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? बताइए बेटा। यानी सॉल्ट, एसिड बेस वीक होते थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट आता था, लेकिन सॉल्ट सारे 100% टूट जाते हैं। अब कैसे कैसे हो सकते हैं? अब कई कैटेगरी हो सकती है। हो सकता है आपने दोनों को स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। क्या लिया है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वो हमारे क्या क्या है? Neutral. एग्जाम्पल जैसे HCl, ये देखिए NaCl बनेगा, वाटर भी बनेगा, लेकिन हम तो सॉल्ट की बात करें। यानी ये सॉल्ट कैसा है? इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या ये बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. यस सर। गुड। आगे चलिए बेटा। अगर हम कोई एक वीक एसिड ले लें और क्या ले लें? स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, तो इसका भी तो सॉल्ट बन जाएगा। और वो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड हो गया और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो देखिए मैं सिर्फ सॉल्ट लिख रहा हूं, वाटर भी साथ में आएगा, लेकिन मेरा टारगेट सॉल्ट का है। तो ये सॉल्ट कैसा है? सोडियम एसीटेट। इट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब सपोज करिए आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और क्या ले लिया बेटा? वीक बेस ले लिया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? HCl, और ये क्या हो सकता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनका सॉल्ट क्या बनने वाला है? यानी अमोनियम क्लोराइड किसका एग्जाम्पल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अच्छा दोनों को वीक ले लेते हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस। नजर आ रहा है बेटा? Yes, sir. वीक एसिड का एग्जाम्पल क्या है बेटा? ये रहा। और वीक बेस का एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो सॉल्ट बनेगा हमारा, ध्यान से देखिए, मैंने अभी बताया दोनों वीक है, लेकिन जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी 100% आयनाइजेबल। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? यस सर क्लियर है। अब इनके पीएच की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात कहें, कभी एक प्रोसेस कहें हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब क्या है बेटा? यानी आपको सॉल्ट दिए गए हैं, ये हो सकता है कोई सा भी कैटेगरी हो सकती है चारों कैटेगरी में से। और हाइड्रोलाइसिस का मतलब उसको वाटर में ट्रीटमेंट करवाना है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की उल्टी रिएक्शन है। तो आप कोई सी भी एक कैटेगरी ले लो, पहले उसी को हम डिस्कस करते हैं। किस कैटेगरी को लेना चाहोगे, उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। NaCl. इसे ही ले ले सबसे पहले, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को ले ले बेटा। Yes, sir. तो पहली कैटेगरी हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो एग्जाम्पल हो सकता है NaCl। अगर मैं इसको वाटर में डालूं, आपको पता है 100% ये किस में टूटेगा? क्या बन जाएगा? यस और नो? अच्छा टूटा तो, लेकिन क्या ये 100% अभी भी हमारा आयंस में रहेगा? अगर मैं इनको एक्वस लिख दूं, यानी जब वाटर से हाइड्रोलाइसिस करोगे तो जो ये एक्वस बना, ये तो 100% टूटे हुए हैं।
जितने H प्लस आयन OH माइनस है उतने आपके आपस में रिएक्ट हुए और pH कितना आ गया, इसका pH कितना आ गया, क्योंकि ये बना न्यूट्रल मिक्सचर, न्यूट्रल सॉल्यूशन बना। यानी हाइड्रोलाइसिस जब किसी सॉल्ट का करते हो जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, उसका सॉल्यूशन का pH कितना आएगा बेटा रिजल्टेंट, जहां पर ना H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो एसिडिक, जहां पर OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो बेसिक। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा मिला, जब इक्वली अमाउंट है दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, और ये हो गया 7, pH कितना हो गया 7। 7 क्या ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। लेकिन अगर आपने ले लिया ध्यान दीजिए, अब कोई और कैटेगरी ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। सॉल्ट ऑफ, क्या ले लेते हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड CO और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया हाँ बेटा, आपको बेटा स्क्रीन विजिबल आ रहा है? यस सर। Okay, beta. There was some technical issues, I think. Okay, let us start. मुझे बताइए बेटा, अब हमने क्या लिया बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक है, तो यहां पर नोट करिएगा, एक तो आपको मिला बेटा वीक एसिड मिल गया और एक मिल गया स्ट्रॉन्ग बेस। अब नोट करो, क्या ये 100% आयनाइज हो सकता है, क्या ये 100%, इसमें तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गया। अब मुझे देखकर बताइए, यहां पर सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? OH माइनस। वेरी गुड, क्योंकि ये तो सारे के सारे टूट गए लेकिन ये कुछ ही टूटे हैं, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम रहेगी, OH माइनस की ज्यादा। तो जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम किसी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का, तो pH शुड बी बेसिक। कैसा आएगा ये सॉल्यूशन, कैसा हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन नेचर का होगा। तो pH क्या होना चाहिए, 7 से ज्यादा। क्या होना चाहिए, 7 से ज्यादा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? हम निकाल सकते हैं राइट, इनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और सॉल्ट ऑफ हमने क्या ले लिया बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस अगर ले लें, उसका हाइड्रोलाइसिस करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl आपने ले लिया और वीक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो इससे हमारा ये सॉल्ट बन गया अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए बेटा, ये तो 100% वाटर के साथ ट्रीटमेंट देगा, ये वापस हमें वही स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया, वीक बेस मिल गया, लेकिन ये हमारा क्या करेगा, पार्शली आयनाइज होगा, के भी इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर जो OH माइनस हमारे प्रोड्यूस होंगे वो क्वांटिटी में कम होंगे, लेकिन H प्लस बहुत ज्यादा हमारे प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि ये तो 100% डिसोशिएट हो जाता है। तो इसका pH कैसा होगा बेटा, एसिडिक आने वाला है, 7 से कम। वेरी गुड, बिल्कुल सही, 7 से कम। लेकिन अगर दोनों ही वीक है, दोनों ही वीक एसिड एंड वीक बेस हमें मिलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बेटे, इसका एग्जाम्पल है अमोनियम एसिटेट हमने ले लिया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। अब नोट करिए, दोनों ही स्पीसीज वीक है, दोनों ही पार्शली आयनाइज होंगी। अब जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, यानी K और Kb पे डिपेंड करेगा, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको H प्लस या OH माइनस ज्यादा मिलने वाला है। सपोज करिएगा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिडिक एसिड का Ka इज ग्रेटर देन Kb, तो इसके ज्यादा पार्टिकल्स टूट जाएंगे और ये एसिडिक हो जाएगा और ये
क्वांटिटी कम रह जाएगी, तो ऐसे में एसिडिक नजर आएगा। तो पीएच हम निकाल सकते हैं, पीएच हम निकाल सकते हैं किसका बेटा, एक फार्मूले से निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी में अभी शेयर आपके साथ कर रहा हूं, उस फार्मूले को यूज करके हम इसका पीएच भी निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई बेटा? यानी ये एसिडिक 7 से ज्यादा या 7 से कम नियर बाय आएगा, लेकिन वो पीएच की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इन डिसोसिएशन कांस्टेंट पे करेगी। जो वीक एसिड और वीक बेस पार्शियली आयनाइज हमारे हो रहे हैं, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट उस टेम्परेचर पर ज्यादा होगा, उसके आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा H+ आयन OH- बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर? न्यूमेरिकल में अभी स्क्रीन शेयर करके आपको शेयर कर रहा हूं बेटा, लेकिन उससे पहले हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे? बफर सॉल्यूशन। ये बफर सॉल्यूशन क्या है? ये नया वर्ड हमें सुनने को मिला। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, गिव सुटेबल एग्जांपल व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन, और इसके टाइप कितने होते हैं, सुटेबल एग्जांपल देकर बताइए। तो ये बफर सॉल्यूशन क्या है? तो उसके लिए हम चलते हैं बेटा, हम अपनी बॉडी की अगर बात करें, हमारे बायो के स्टूडेंट्स काफी सारे होंगे। हमारे बॉडी में इतने सारे मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, रिएक्शंस होती हैं। तो हमारे बॉडी में बहुत तरह के फ्लूइड्स है, जैसे ब्लड है, यूरिन है, सलाइवा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितनी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं, एंजाइम्स उनको कैटालाइज करते हैं। तो वो जो एफिशिएंसी 100% उनकी अगर कैरी होनी है, रिएक्शंस कैरिड आउट होनी है, तो पीएच होना चाहिए ऑप्टिमल। यानी इसका मतलब पीएच ना ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना ज्यादा बेसिक होना चाहिए, राइट? तभी हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर प्रोसीड करती हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए हमने खाने पीने में सिट्रिक जूस ले लिया, या हमने टी कॉफी ले लिया जिनका पीएच एसिडिक होता है, तो हमारे ब्लड का, हमारे सलाइवा का, सबका पीएच चेंज हो जाएगा और हमारी बॉडी में रिएक्शंस जो होंगी वो रुक जाएंगी, हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितने भी हमारे बॉडी के फ्लूइड्स हैं, जैसे सलाइवा, ब्लड, यूरिन, इन सब का जो नेचर है वो है बफर नेचर। अब ये बफर नेचर या बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके डाइल्यूट किया जाए, या स्मॉल अमाउंट एसिड ऐड किया जाए, या फिर स्मॉल अमाउंट बेस ऐड किया जाए, लेकिन उनके पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? यानी बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है, चाहे इसको आप थोड़ा सा डाइल्यूट कर दे, चाहे इसमें स्मॉल अमाउंट एसिड ऐड कर दे, या इसमें स्मॉल अमाउंट आप किसी बेस को ऐड कर दे, यू विल ऑब्जर्व नो चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई बेटा? यानी वहां अंदर ही कुछ ऐसा मैकेनिज्म चल रहा है जिसकी वजह से पीएच में कोई चेंज नहीं आने वाला है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? एग्जाम्पल कोई बफर सॉल्यूशन पूछे तो हमारा ब्लड है, हमारा सलाइवा है ह्यूमंस का, तो ये सब हमारा पीएच उतना ही रहता है, चाहे आप पानी ज्यादा पी ले, चाहे आप कुछ सिट्रिक फ्रूट्स खा ले। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये हमारे बफर सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। लेकिन बफर सॉल्यूशन अपनी लैब में भी बना सकते हैं, और बफर सॉल्यूशन का टाइप भी होता है, एक एसिडिक हो सकता है, एक बेसिक बफर हो सकता है। तो पहले बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्लियर है सभी को बेटा? बताइए निशांत। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो डाइल्यूट करने पर या स्मॉल अमाउंट एसिड बेस ऐड करने पर अपने पीएच में किसी भी चेंज को रेसिस्ट करता है, वो हमारा बफर सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है निशांत? बताओ बच्चे। रोहित? यस सर, यस सर क्लियर है। क्लियर डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। इसके दो टाइप हो सकते हैं। अगर हम बफर सॉल्यूशन की बात करें तो बफर सॉल्यूशन के दो टाइप हो सकते हैं, एसिडिक बफर भी हो सकता है और बेसिक बफर हो सकता है। पहले मैं आपको बफर एक एग्जांपल देता हूं और उसके एक्शन की बात बताता हूं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। राइट बेटा? यहां पर आइएगा, बफर सॉल्यूशन का एक एग्जांपल लेता हूं, इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई
वीक एसिड ले लिया, ये एक एसिडिक बफर का एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये आयनाइज होकर आपको क्या देगा, ये आयंस में टूट जाएगा, क्या इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा बेटा? अगर इस वीक एसिड के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस वाला कोई सॉल्ट डाल दूं, क्या ये 100% आयनाइजेबल है? अब इस मिक्सचर से हमारा बनेगा एसिडिक बफर। यानी एसिडिक बफर क्या होगा? ए मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर है बेटा? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड Strong base. salt with strong base। यानी जिस वीक एसिड को लिया है उसी का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमने सॉल्ट ले लिया है, ये तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होगा इसके अकॉर्डिंग इंपैक्ट भी पड़ेगा, नया इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा किसी टेम्परेचर पे, ये बफर सॉल्यूशन है। अब आप देखिए बफर एक्शन, बफर एक्शन मतलब अगर मान लीजिए आप इसमें स्मॉल अमाउंट बेस ऐड कर दे, ध्यान से देखिए बेटा, अगर मान लीजिए आपने बेस ऐड कर दिया, तो जैसे ही आपने बेस ऐड किया तो क्या ऐड करोगे आप? स्मॉल अमाउंट OH माइनस ऐड किया, तो यहां पर बहुत सारा H प्लस आयन है, तो जो बहुत सारा H प्लस आयन है, ध्यान से देखो, वो H प्लस आयन जो अंदर अवेलेबल है उसके साथ न्यूट्रलाइज हो गया। यानी बाहर से अगर आपने कोई बेस डाला तो वो वहां पर इक्विलिब्रियम पर जो भी अमाउंट H प्लस आयन है उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। क्या यहां पर H प्लस आयन की कमी हुई? हुई या नहीं? यस सर। आपने यहां से कुछ कंज्यूम कर लिया, तो उस कमी को पूरा कैसे कर सकते हो? ये हमारे पार्टिकल फॉरवर्ड रिएक्शन लेंगे और उस H प्लस आयन की कमी को पूरा करके फिर से इक्विलिब्रियम सेटअप कर देंगे। यानी स्मॉल अमाउंट बेस ऐड करने पे कोई फर्क पीएच पे नहीं पड़ा। समझ में आई नहीं आई बात बेटा? और अगर कहीं आपने H प्लस आयन ऐड कर दिया, सेकंड केस देखिए बेटा, ये तो फर्स्ट केस था, सेकंड केस देखिए, आपने क्या किया? अब H प्लस आयन ऐड कर दिया। H प्लस आयन ऐड करते ही क्या होगा? क्या होना चाहिए मुझे बताइए? जो H प्लस आयन आपने अगर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया वो किसके साथ इन्वॉल्व होगा? एसीटेट, कॉमन आयन इफेक्ट अभी हम देख कर आए हैं, और क्या बना देगा? कौन सी रिएक्शन फेवर कर जाएगी? Backward. यानी अगर कोई एसिड भी ऐड किया तो वो H प्लस आयन जो ऐड होगा वो कंज्यूम अप हो जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन होकर पीएच फिर से हमारा उतना ही हो जाएगा। यानी ये जो मिक्सचर हमने लिया, इट हैज अ टेंडेंसी आइदर वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस एंड H प्लस आयन, एंड you have seen the mechanism in the both cases. The added OH minus ion will be involved with H plus ion and become neutralized, and as a result forward reaction will be take place to give the H plus ion amount which was consumed here to neutralize the added base। क्या ये बात समझ में आई बेटा? If we add a small amount of H plus ion, the H plus ion amount will increase, and as per Lee-Sadler principle, backward reaction will take place. The added amount H plus ion is going to consume up. Again, the pH will be same. The pH value will be same again. Clear हुआ नहीं हुआ बच्चों? Yes, sir. This is called buffer action. Yes, sir. This is called buffer action. एक दूसरा भी हो सकता है हमारा, वो होता है बेटा बेसिक बफर। क्या होता है बेटा? बेसिक बफर। अब बेसिक बफर में क्या होगा? आप कोई बेस लेंगे, दिस इज ए मिक्सचर ऑफ, क्या होगा बेटा? दिस इज ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस लेना है और साथ में सॉल्ट लेना है, एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी इसका एग्जाम्पल देखिए बेटा, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी एक्शन हो सकता है। आपने कोई वीक बेस लिया जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी पार्शली आयनाइज हुआ, और आपने इसका किसी स्ट्रॉन्ग के साथ आपने क्या ले लिया बेटा? ये 100% आयनाइज हो गया। बिल्कुल वैसे ही अगर H प्लस आयन डालते हो, OH माइनस डालते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पर ऊपर आपका बफर एक्शन था, ऐसे ही यहाँ पर भी क्लियरली आपको नजर आ जाएगा। अगर आप इसमें ऐड करें OH माइनस स्मॉल अमाउंट
बैकवर्ड रिएक्शन चला जाएगा, और अगर H+ आयन ऐड करेंगे तो इस OH के साथ वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। तो दोनों ही केसेस में जब स्मॉल अमाउंट की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा एसिड इसमें डाल दिए हैं, क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? तो व्हेन स्मॉल अमाउंट एसिड और बेस इज एडेड to the solution, it will resist any change in its pH, and these are the buffer solution. These are the buffer solution. Clear हुआ नहीं हुआ बच्चों? सर क्लियर है। वेरी गुड बेटा। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में जो हमारा बचता है वो बचता है बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो आज मैं आपको जाते जाते ये लास्ट टॉपिक करवा रहा हूं बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या कर रहे हैं अब हम बेटा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये सॉल्ट के लिए है बेटा बेसिकली। देखिए कुछ सॉल्ट क्या होते हैं बेटा, जैसे ही वाटर में आप डालते हो तो लैटिस एंथैल्पी उनकी कम होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज ज्यादा होती है, और वो बना देते हैं आपका बेटा सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन आप क्या करते हैं, आप और NaCl ऐड करते जाते, तो देयर इज अ लिमिट कि NaCl घुलना बंद कर देगा। बताएगा मुझे कोई? बताइए बच्चों, ये हमारा क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिमिट है बेटा, यानी 1 लीटर वाटर में आपने NaCl ऐड किया किसी टेम्परेचर पर, गिवन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम होता ही कांस्टेंट है। मान लीजिए 300 केल्विन पर आपने ले लिया, आपने NaCl ऐड करना शुरू किया, तो आप करते जाएंगे वो घुलता जाएगा, यानी घुलने का मतलब दैट विल डिसोशिएट इनटू आयंस। सॉलिड से आयंस में आ रहा है। एक्वस का मतलब ही आयंस में टूटा होता है। NaCl सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करने का मतलब है कि वाटर उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसके साथ डिसॉल्व हो रहा है, और NaCl एक्वस आपका प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप इसमें जैसे ही NaCl ऐड करते चले गए तो देयर विल बी ए सर्टेन टाइम जब और आयंस आपके घुलना बंद कर देंगे। अब आप कहोगे कि सैचुरेटेड हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया? उस गिवन टेम्परेचर पर सैचुरेटेड हो गया, नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज नाउ एडेड टू द सॉल्यूशन। अब क्या करें? अब क्या करें बेटा? तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए जरा ध्यान से। इस मोमेंट पर जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, आपने अगर थोड़ा सा और NaCl डाल दिया तो वो तो आयंस में टूट जाएगा, लेकिन जो पहले से आयंस है वो वापस जाकर सॉलिड में चले जाएंगे और एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मैंने यहां एक सॉल्ट का इक्विलिब्रियम बनाया सॉलिड और एक्वस के बीच में। नजर आ रहा है सभी को बेटा? यस सर। तो ये सिचुएशन जो अचीव होती है, ये होती है जब सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाए। तो अगर कोई भी इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो जरूर K कांस्टेंट भी होना चाहिए। तो प्रोडक्ट आयंस जो है ये हमारे प्रोडक्ट हैं, इनकी कंसंट्रेशन ऊपर रखी जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे रखी जाएगी। इस K कांस्टेंट के साथ इस NaCl को अगर मैं यहां ले आऊं, ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं क्लियर करना चाहता हूं, अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड की जो हम लेते हैं 1 लेते हैं, या उसको कहते हैं कांस्टेंट। तो K कांस्टेंट इनटू में जब ये हमारा डिनोमिनेटर से इधर आ गया तो ये भी तो कांस्टेंट हो गया। इन कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट को हमने कह दिया KSP। क्या नाम दे दिया बेटा? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। क्या नाम दिया बेटा? सोल्यूबिलिटी। ये भी एक कांस्टेंट बन गया ऑफ ए सॉल्ट एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड बी फिक्स्ड। क्या बात समझ में आई बेटा सभी को? यस सर। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है अब आपके सामने है, किसी भी के लिए आप बना सकते हो, लेकिन आपको ये बैलेंस इक्विलिब्रियम चाहिए, क्योंकि जो कोफिशिएंट होंगे दोज विल बिकम पावर। यहाँ तो कोफिशिएंट 1 1 है, पावर पावर है। तो एक आयनिक कंपाउंड हम लेते हैं और उसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा बेटा, AlCl3 ये सॉलिड है। सैचुरेशन पर आने के बाद एल्यूमिनियम आयन और 3 क्या जाएंगे? क्लोराइड।
तो इसका जो KSP बनेगा वो क्या बनेगा, सिर्फ प्रोडक्ट आयन सी आते हैं, हमने अभी देखा उनका प्रोडक्ट होता है, लेकिन जो कोफिशिएंट हो दैट विल बिकम पावर, क्या बन जाता है बेटा, पावर। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए H2SO4 का आप देखना चाहते हो, तो 2H प्लस आयन सल्फेट आयन, तो H2SO4 का KSP क्या होना चाहिए बेटे, H प्लस आयन की पावर कितनी आनी चाहिए, 2 आएगा, क्योंकि कोफिशिएंट बैलेंस में 2 है। सभी को समझ में आ रहा है बेटा, KSP हम बना सकते हैं, ये हमें लेना चाहिए Na, सॉल्ट के लिए होता है, किसके लिए होता है बेटा, Na। समझ में आया, आगे चलते हैं बेटा। तो इसके न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, तो हमने माना सैचुरेटेड पे जो सॉल्यूशन है उसको S मान लिया। सोल्यूबिलिटी क्या कहा बेटा, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट, आई मस्ट से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्ट, ठीक है बेटा, दैट कैन बी एडेड टू द सॉल्वेंट to the given amount solvent at a given temperature। यानी यहां पर हम ये देखना चाहते हैं, जैसे NaCl आपने अभी डिसॉल्व किया था 1 लीटर में, आपने NaCl ऐड करते रहे, और यहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम अमाउंट, जब ये सैचुरेटेड बन गया, क्या बन गया बेटा, सैचुरेटेड आप बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, तो उस मोमेंट पर हम कितना NaCl इसमें किसी गिवन टेम्परेचर पर ऐड कर पाए, दैट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को आप ये मोल पर लीटर में भी डिनोट कर सकते हैं, और एस को कैसे दिखा सकते हो बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट को एस से डिनोट कर सकते हो, इससे डिनोट कर सकते हो एस से। लेकिन नोट करना बेटा, मान लीजिए आपने इस केस में लिया, अगर आपने इसके x मोल पर लीटर घोल दिए हैं, तो वहां L माइनस के कितने कितने मोल्स हमारे प्रोड्यूस होने वाले हैं, ये बताइए। अगर इसके x मोल NaCl के 1 लीटर में घोल दिए हैं, तो वो तो 100% डिसोशिएट हो गए। सैचुरेटेड पे हमने पाया कि x मोल घोल चुके हैं, तो इसका कंसंट्रेशन Na प्लस का कितना मिलने वाला है यहाँ पर, हाँ जी बच्चों, क्लियर नजर आ रहा है बेटा, यस सर। गुड। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जो आ रहे हैं, फेस कर रहे हैं हम कुछ टाइम के बाद। मुझे कैमरा विजिबल नहीं होता, आपको शायद रहता है स्क्रीन विजिबल बेटा, यस सर। तो कुछ आपने सेकंड के देखा लिए बेटा, चली अगर जाती इसके है आपकी x वॉइस। मोल, अगर इसके x मोल है ये x, तो ये कितने हो गए, 3x हो गए। तो सोल्युबिलिटी अगर इसकी S है, तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये S है, तो Cl माइनस कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ S। तो यहाँ पर जो अगर KSP की हम बात करें, ध्यान से देखिए, लेट सोल्युबिलिटी एल्यूमिनियम क्लोराइड की S है, तो KSP अगर आपको गिवन हो, आप S की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए, तो आप ध्यान से देखिए बेटा, एक्सप्रेशन KSP का क्या होगा, पावर 3। तो यहाँ पर ये S है और ये क्या है, 3S की पावर 3। तो अगर KSP आपको मैं दे दूं, क्या आप S निकाल सकते हैं बेटा, सर कितना हो गया ये, 4, 27 S की पावर 4। तो इस तरह से हमें KSP की वैल्यू गिवन होगी बेटा, और S की वैल्यू आपको टू बी कैलकुलेटेड, ये आपको कैलकुलेट करना। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने बना देता हूं, आइए। एक सॉल्ट है AB, जिसका आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है बेटा, 66.4 10 की पावर -3। क्लियर बेटा, ये हमारा सोल्युबिलिटी है किस टेम्परेचर पे, एट 298 केल्विन टेम्परेचर। व्हाट विल बी द सोल्युबिलिटी ऑफ AB सॉल्ट, कोई AB सॉल्ट था, उसकी सोल्युबिलिटी बतानी। क्वेश्चन क्लियर है आपको, यानी AB जो है वो अब आयनाइज हुआ, तो
इस पे जो भी चार्ज रहा हो तो बी पर उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, नहीं रहेगा बेटा? ये सॉलिड एक्वस एक्वस हमने माना लेट द solubility of salt AB इज इक्वल टू एस मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान सकते हो, एस मान लिया आपने। तो अगर ये एस था तो इन आयंस की कंसंट्रेशन भी कितनी प्रोड्यूस हो गई बेटा? इक्विलिब्रियम पर एस एस प्रोड्यूस हो गई, ये सारे के सारे टूटकर इसमें कन्वर्ट हो गए। ये एक्स एस मोल पर लीटर, ये भी एस एस मोल पर लीटर है। नाउ अगर केएसपी की बात करें तो केएसपी आपको गिवन है टेम्परेचर 298 केल्विन पर हमें वैल्यू गिवन है। केएसपी की अगर एक्सप्रेशन देखो तो दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, जो भी n प्लस n माइनस जो भी चार्जेस थे वो हमने लिख दिए, लेकिन ये हमें मिला, ये भी हमारा s है, ये भी s है, क्या हो गया बेटा? s स्क्वायर हो गया। और केएसपी की वैल्यू अगर हम पुटअप कर दें तो आपको मिल रही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं बेटा 10 की पावर -3 और डेसिमल आ जाए तो s बराबर क्या हो जाएगा? 64 1 2 3 4। ध्यान से देखिए 64 का अंडर रूट क्या होता है? 8 और नीचे क्या हो गया? 100। तो s की वैल्यू क्या आ गई? 0.08 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। यानी जो सॉल्ट है AB उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई बेटा? 0.08 मोल पर लीटर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? फिर से देख लीजिए, कोई सॉल्ट AB था जिसका इस टेम्परेचर पे हमें KSP दिया था, वो पूछ रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी बताओ। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हमें पता है मैक्सिमम जो अमाउंट होती है वो हमारी होती है, और उसको अगर हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? हमने इक्विलिब्रियम सेटअप किया, हमने माना इसका S है, X मान लो, Y मान लो, Z मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो। अगर इसके S मोल डिसॉल्व हुए तो इनके कोफिशिएंट देखकर हमें पता चला कि इसका एक मोल आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके S मोल पर लीटर, इनके S मोल पर लीटर और S मोल पर लीटर प्रोड्यूस करेंगे एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि 100% ही आयनाइज होने वाला है, सारे सॉल्ट 100% आयनाइज हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम सेटअप होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे, राइट बेटा? तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अगर बात करें तो जो हमारे आयंस इन्वॉल्व है वो हमने लिख लिए, दोनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर SS है और टेम्परेचर पर हमें दिया हुआ था, S की वैल्यू हमने अंडर रूट करके निकाल ली है। मोल पर लीटर इज द आंसर, जो सॉल्युबिलिटी है मोलैरिटी कंसंट्रेशन में हमने दे दी। क्लियर हुआ सभी को बेटा? यस सर। तो इस Yes, चैप्टर sir. के न्यूमेरिकल आप डिस्कस करिए बेटा, असाइनमेंट में आपको भेज दूंगा। एंड फाइनली अब हम करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। आप अपने डाउट पूछ सकते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो भी आपको लग रहा है इस चैप्टर में आपने ट्राई किया और दिक्कत आपको आई, आप कुछ भी जो भी आपको प्रॉब्लम फेस होती है वो आप मुझसे पूछिए बेटा। रिकॉर्डिंग इस पार्ट का आपको अभी अवेलेबल हो जाएगा कुछ ही देर में यहीं पर इसी ऐप पर, ठीक है बेटा? चलिए टेक केयर बच्चों, बाय बच्चों।